सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, तो हमने ये जो मैराथन लेक्चर्स डिसाइड किए हैं, एक बार मैं उसका एजेंडा आप लोगों को बता देती हूँ। 2 मिनट की थोड़ी सी ब्रीफिंग करती हूँ, तो कि ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि आने वाले जो कुछ दिन हैं उसमें हमारा फाउंडेशन लॉ का जो सिलेबस है वो कैसे कवर होने वाला है एंड व्हाट इज गोइंग टू बी माय अप्रोच। तो देखो, आप लोग जानते हो कि आपके पूरे लॉ के सिलेबस में जो 60 मार्क्स का आपका लॉ का सिलेबस है उसमें यू हैव 5 एक्ट्स टू स्टडी। और जब अब हम 8 से मैराथन के लिए मिलने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है आपका जो अप्रोच होने वाला है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफरेंट एज कंपेयर टू योर अप्रोच जो आपका डे 1 था जब क्लासेस शुरू हुई थी। क्योंकि देखो, दैट टाइम द सब्जेक्ट वॉज वेरी न्यू टू यू एंड यू आर ऑल्सो वेरी रॉ टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। उस समय पे आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सो दैट टाइम व्हाट वाज नेसेसरी फॉर यू वाज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। कानून क्या होता है, कोई एक्ट कैसे बनता है, कोई अगर एक्ट हमने उठाया है, सपोज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर हमने उठाया है, तो आपके लिए उस समय पे ये इंपॉर्टेंट था कि आप लोग ये समझ सको कि एक्ट के प्रोविजंस कहते क्या है। बट राइट नाउ वी आर इन मिड में, अप्रोक्सीमेट मिड में ही आप समझ लो, मई का अभी आधा महीना ही आपके पास बचा हुआ है। तो अब अगर आपकी जून एंड में एग्जामिनेशन है, ऑब्वियसली बात है हर एक सब्जेक्ट का इंक्लूडिंग लॉ अब आपका अप्रोच कुछ और होना चाहिए। तो पहली बात तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने क्लासेस ठीक से करी हुई है। तो जितने भी हमने लेक्चर्स क्लास में लिए हैं, इट्स माय अजम्पशन, आई होप इट्स करेक्ट, कि आप लोगों ने क्लासेस अटेंटिवली अटेंड किए हैं। जितना जितना मैंने क्लास में आप लोगों को होमवर्क बोला है उतना आपने होमवर्क कर लिया है। सो टुडे इन दिस फेज ऑफ लाइफ यू शुड नॉट बी हैविंग एनी बैकअप ऑफ एनी सब्जेक्ट, इनफैक्ट नॉट ओनली लॉ, कोई भी सब्जेक्ट का इस टाइम पे कोई बैकअप नहीं होना चाहिए। और मैं अज्यूम करती हूँ कि आपने एटलीस्ट लॉ के लिए तो सारे लेक्चर्स 5 भी एक्ट्स के आपने देख लिए। सो राइट नाउ conceptually you have understood whatever is being taught to you in class. But होता क्या है, लॉ का जो पेपर है इट्स अ सब्जेक्टिव पेपर, इट्स नॉट दैट ऑब्जेक्टिव गोला गोला वाला पेपर। गोला गोला वाला पेपर होता तो मैं भी एकदम खुश होती थी, 2 दिन में मैराथन खत्म हो जाता था और ज़ाला। क्योंकि क्या होता था, क्वेश्चन के नीचे ही 4 जवाब होते हैं और आपको बस उतना ही दिमाग लगाना है कि 4 में से कौन सा करेक्ट जवाब है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं है, it is a subjective paper. So along with conceptual clarity, there are 2 more things which also play an equivalent role in your life. One is learning and the second is presentation. और unfortunately ये दोनों चीज मैं आपके लिए नहीं कर सकती हूँ। लर्निंग आपको खुद करना होगा और लिखना भी उन 3 घंटों में आपने खुद ही है। The only thing that I can do is ये चीज कैसे सही तरीके से की जा सकती है उसका मैं आपको राह बता सकती हूँ और उस चीज में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ। और लर्निंग के लिए द बेस्ट थिंग कुड बी डिटेल्ड रिविजन्स, और इसीलिए हम लोग ये रिविजन कर रहे हैं। क्लास के साथ साथ भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आपकी एक एक यूनिट्स होती जाती है हर एक चैप्टर की, मैंने आपको कहा था हमारे ऑलरेडी 35 या 34 लेक्चर्स ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र के यूट्यूब पे अपलोडेड है। उसमें मैंने एकदम डिटेल्ड थॉरो रिवीजन किया है। क्या वो भी आप लोगों ने देखे हुआ है? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत आगे जाओगे। सो राइट नाउ जब आपको अभी अप्रोक्सीमेट 1.5 या 1.25 महीना एग्जामिनेशन के लिए बचा हुआ है, अब हम लोग और एक रिविजन करेंगे। ऑफकोर्स रिविजन में सब कुछ कवर होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई टॉपिक को मैं छोड़ दे रही हूँ। एवरीथिंग, आपके 5 भी एक्ट्स और हर एक्ट का हर एक यूनिट आपका रिवीजन में कवर होने वाला है। सो एवरी टॉपिक, एवरी सेक्शन इज गोइंग टू बी कवर्ड इन द रिवीजन। बट ये रिवीजन का आपको सबसे बेस्ट आउटकम कब मिलेगा? जब आपने क्लासेस अच्छे से किए और एक बार आपकी रीडिंग और लर्निंग घर पर हो चुकी है, तभी ये रिवीजन का आपको आउटकम मिलेगा। अगर आपने क्लासेस ही नहीं की है, आपने घर पे पढ़ाई नहीं की है और आप सोचोगे ये 8-10 दिन के रिवीजन में मेरे को सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ लर्न भी हो जाएगा और मैं सब कुछ प्रेजेंट भी कर पाऊंगा, तो यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम मी ऑल्सो एंड फ्रॉम योर सेल्व्स ऑल्सो। ये आपका एक्सपेक्टेशन ही गलत है। इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू रिजल्ट, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली 100 डेज क्लास के लिए है, मैंने काउंट किया कल ही।
100 days कुछ कुछ दिन तो 1.5 घंटे मेरी क्लासेस होती थी और कुछ कुछ दिन 1-1 घंटा, मतलब अगर हमने 125 आवर्स डाले हैं, ऑब्वियसली बात है ये जो 8-10 दिन के 2-2 घंटे के रिवीजन होने वाला है, दैट इज नॉट गोइंग टू कोप अप विद दैट 125 आवर्स। उसका अप्रोच कुछ और था, इसका अप्रोच टोटली कुछ और है। ओके, सो मेक इट श्योर कि आप लोगों ने वन टाइम रीडिंग और क्लासेस तो अच्छे से की है, तब आपको इस रिवीजन का सबसे बेस्ट आउटकम मिलने वाला है। हम एक एक एक्ट के एक एक यूनिट को अच्छी तरीके से देखेंगे एंड जब हम ये रिवीजन के लिए बैठ रहे हैं इन 8-10 दिनों के लिए, ऑब्वियसली आर रिवीजन इज टोटली गोइंग टू बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन, तो हमारा अप्रोच भी एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। तो जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप लोग जानते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आउट ऑफ 60 मार्क्स इन लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है, अप्रोक्सीमेटली 23 मार्क्स टू 25 मार्क्स। वो तो इंस्टीट्यूट खुद डिसाइड करता है, बट जो हमने ट्रेंड्स देखे हैं, जो पास्ट पेपर्स, 2018 वाज द फर्स्ट पेपर ऑफ सीए फाउंडेशन, वहां से आज तक जो हमने देखा है, हमने यही चीज देखी है, 60 मार्क्स के लॉ में से अप्रोक्सीमेटली 23 to 25 मार्क्स इज गिवन टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे ज्यादा वेटेज इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सबसे कम वेटेज इज एलएलपी एक्ट, अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम 10 दिन रिवीजन ले रहे हैं, हम 5 दिन एलएलपी को नहीं दे सकते, क्योंकि देयर इज समथिंग लाइक मार्क्स एंड योर टाइम। ये मार्क्स और टाइम का बैलेंस बहुत मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज आज आपके लाइफ में एक ही चीज की कमी है, वो है वक्त। तो ये कम वक्त में सबसे ज्यादा रिजल्ट कब आए, ऐसा अप्रोच आपका होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर हम रिवीजन के लिए बैठे हैं, हमारा रिवीजन भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी कैन नॉट टेक एनी केयरलेस डिसीजंस एट दिस फेज ऑफ लाइफ, बिकॉज इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 6 मंथ्स। तो अगर 23 मार्क्स है आउट ऑफ 60 मार्क्स, तो उतना ही इज्जत हमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देना पड़ेगा। सो 23 आउट ऑफ 60 इज अप्रोक्सीमेटली 38 to 40% ऑफ योर सिलेबस। लॉ का मैं बात कर रही हूं, तो लॉ का 40% वेटेज इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और 5 डिवाइडेड बाय 60 मतलब ऑलमोस्ट 8% वेटेज, 8 to 9% वेटेज इज एलएलपी एक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा दिन इन द रिवीजन इज गोइंग टू बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद उससे कम लेवल 2 पे, अगर एबीसी एनालिसिस हम कर रहे हैं, लेवल 2 पे हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप है, फॉलोड बाय कंपनीज एक्ट एंड देन लास्टली फॉलोड बाय द एलएलपी एक्ट। उसी के हिसाब से हमारा अप्रोच रहेगा। हर एक एक्शन, हर एक चीज इज अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन राइट नाउ। अलॉन्ग विद दैट, जैसे ही हमारे ये मैराथन कंप्लीट हो गए, मैं आपको कुछ दिनों का गैप दूंगी। से फॉर एग्जांपल आज हमने शुरू किया, आज देखो 12th में से मैं शुरू तो कर रही हूँ, बट व्हेन आई वाज चैटिंग विद दीस फेस टू फेस किड्स, आई केम टू नो कि कल और परसों आपका इकोनॉमिक्स का मैराथन है। सो कल और परसों आपका इकोनॉमिक्स का मैराथन है, तो कल और परसों मेरा लॉ का पॉसिबल नहीं होगा मैराथन, तो हमें हॉच-पॉच नहीं करना है। कल और परसों डेडिकेटेडली आप लोग इकोनॉमिक्स को ही दे दो, नॉट अ प्रॉब्लम। हम वापस से मंडे को मिलेगा, आज हम करेंगे और वापस से हम लोग मंडे को मिलेंगे, और जितना दिन लग रहा है लगेगा। मैंने आज सोचा नहीं है कि हम लोग 8 ही दिन करेंगे या 10 ही दिन करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द फ्लो इज गोइंग। सो आई विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड 2 या 3 दिन में कि कैसा फ्लो जा रहा है, तब मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगी कि कितने दिनों में हमारा मैराथन कंप्लीट होगा। 8 दिन लगे तो क्या बात है, 12 भी दिन आप बोलो तो मैं 12 दिन ले लूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू बी इन एनी रश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपका एक्सपेक्टेशन है वैसा मैं मैराथन ले लूंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट यू शुड गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ दिस मैराथन इज द ओनली गोल। बट ये मैराथन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 दिन की छुट्टी देने वाली हूं, और क्यों देने वाली हूं वो भी आप सुन लो। मेरे मैराथन के बाद आपका वापस से 1 रीडिंग हो जाना चाहिए ऑफ दिस कंप्लीट सब्जेक्ट ऑफ लॉ, क्योंकि उसके बाद जो हम 3 दिन के लिए मिलने वाले हैं फॉर 2 hours ईच इज गोइंग टू बी आरटीपी का डिस्कशन एंड राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये आरटीपी का डिस्कशन और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई रिक्वायर इज कि आप लोग उस लेवल तक पहुंच जाने चाहिए कि सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, you have also learned the provisions
and you are also in a position to present what you have learned. तो वो राइटिंग प्रैक्टिस का कुछ फायदा होगा, क्योंकि हमारा पेपर तो अल्टीमेटली एक सब्जेक्टिव पेपर है, तो आपको तो सारी चीजें 1 to 1 लिखनी है ना, तो उस लेवल तक भी तो आपका नॉलेज होना चाहिए. सब कुछ सिर्फ आता है बट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे इज नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर मैं नहीं हूं, कोई और है. मैंने आप लोगों को देखा है नवंबर से, मैं जानती हूं आप कितने सिंसियर हो, कितने इज्जत से क्लासेस अटेंड किए, कितने इज्जत से होमवर्क किया है, टेस्ट भी दिए, सब कुछ आपने किया है, मैं जानती हूँ ये चीज. बट क्या एग्जामिनर जानता है? नहीं. एग्जामिनर तो नहीं बोलेगा ना नहीं इसको तो क्लियर ही होना चाहिए, बहुत सिंसियरली इसने पढ़ाई की है. मैं कह सकती हूँ, एग्जामिनर नहीं कहेगा. एग्जामिनर डिसाइड करेगा ये चीज इन दोज 3 hours ऑफ व्हाट यू हैव रिटन इन द पेपर. इन 3 घंटों में जो आपने नॉलेज प्रेजेंट किया है उसी से एग्जामिनर बोलेगा वेदर यू आर एलिजिबल टू कम टू सीए इंटर or whether you should be repeating CA foundation one more time. And that is why your preparation should be in a manner that you are not only understanding but also learning and in a position to present the concept. तो जब मेरा जैसे आज सपोज से फॉर एग्जाम्पल आज मेरा यूनिट 1 हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे घर पे जब आप जाओगे, ओके, घर पे जाने के बाद आप रैंडमली कोई भी 2 क्वेश्चंस उठाओगे ऑन यूनिट 1 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ओके, और यूनिट 1 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो रैंडमली 2 क्वेश्चंस आपने उठाए उसको आपको सॉल्व करके आना है द नेक्स्ट डे. सिर्फ रीड नहीं करना है, यू आर सपोज टू सॉल्व इट. और अगर पॉसिबल होगा मैं खुद आपको क्वेश्चंस दूंगी, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आना. कौन से क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले मैं आपको बताती हूँ. इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल है आप लोगों के पास? हाँ, तो आप लोगों के पास घर पे मॉड्यूल आएगी ICI की मॉड्यूल. तो ICI के मॉड्यूल में क्या हुआ है ना, हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वो क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस हम करने वाले हैं. ठीक है, अगर 4-5 क्वेश्चंस हो गए, कुछ 1-2 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, 1-2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. अल्टीमेटली इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ. सो दैट इज वाई वो क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अलॉन्ग विद दैट राइटिंग प्रैक्टिस भी हो ही जा रहा है हमारा. तो वही क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करने के बदले वी रादर सॉल्व न्यू क्वेश्चंस, सो वी सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द ICI मटेरियल, है ना. तो आपके नए क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो हमने क्लास में आज रिवाइज किया है वो वापस से रिव्यू भी हो जाएगा कि मेरा लर्न सच में हुआ है, अच्छे से नहीं हुआ है, मैं रिकलेक्ट कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो एक रिव्यू हो जाता है. तो अगले रिविजन में यू नो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, फास्ट ट्रैक मैनर में रिवाइज कर लो. ये मेरी वीकनेस है, इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देकर मुझे इज्जत से पढ़ाई करनी होगी. तो अल्टीमेटली ये रिवीजन के बाद यू नाउ नो आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या वीकनेस है. तो घर पे जब आप करोगे यू एग्जैक्टली नो कौन से टॉपिक्स को ज्यादा इज्जत देनी है और कौन से टॉपिक को फास्ट ट्रैक मैनर में रिवाइज करना है. हर टॉपिक को तो सेम इंपॉर्टेंस नहीं देना है ना, और हर टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ और हर टॉपिक आपका वीकनेस नहीं होता है. हो सकता है पार्टनरशिप एक्ट में 3 यूनिट है, 2 यूनिट आपकी स्ट्रेंथ है, 1 यूनिट आपका वीकनेस है. सो वो जो वीकनेस है अब उसको भी तो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना नेसेसरी है ना. तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए आफ्टर दीज मैराथन लेक्चर्स. सो दीज शुड बी योर गोल्स while watching these marathon lecture. ये बोलना जरूरी था, जरूर टाइम लिया है आपका, because even you should understand what should be your approach while watching the marathon lectures so that we are on the same page. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे expectations आपसे कुछ और है और आप जिंदगी के कुछ दूसरे फेज में ही हो. So that is why I already told you, I am assuming that you have watched the lectures. There is no backup and you have done the homework. तो अगर आप उस सेम पेज पे हो तो ये मैराथन का फायदा होगा. अगर आप पहली बार ही लॉ इस लेक्चर्स पे कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता है बेटा. ओके, मतलब यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव इन्वेस्टेड 125 आवर्स, दैट कैन नॉट हैपन इन 25 आवर्स. सो दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू ऑल दिस. नहीं तो फिर अगर पहली बार बच्चा देख रहा है तो उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा बाउंसर ही होने वाला है. फिर वो बोलेगा मैम ने क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आया. तो समझो प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम उसका है. Exactly. So that is why it was necessary for me to tell you all this. And of course, yes, these lectures are going to be conducted on YouTube. And even if you have not taken the regular batch from me, still you can watch these lectures. That's not a problem. These revisions are always going to boost your confidence. So even if you did not take the course
from me or you did not take the course from any other faculty, it is still okay. These lectures can be watched by any students who is planning to give CA Foundation Law का attempt in June 2023. Okay? And of course, जो बुक से आपने ऑलरेडी पढ़ा है वही बुक से अभी आप रिवाइज करोगे. अभी कोई स्कैनर, कोई नई मॉड्यूल, कोई ऑथर की बुक, वो सब लाने का समय नहीं है. ओके क्योंकि आप इन बुक से ऑलरेडी कंफर्टेबल हो. राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अभी जितना आप कंफर्ट जोन में हो और जितना आपने किया है उसी पे आप फोकस करो सो दैट यू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट आउट ऑफ वॉट एवर इज ऑलरेडी डन. कल जाके अभी आप नया कुछ मॉड्यूल ही लेके आओगे और उसमें से पढ़ना चालू करोगे, पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा. ओके तो जो बुक से आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसी बुक से अब हम लोग रिवाइज भी करने वाले हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. इसी पॉजिटिव नोट से शुरू करते हैं. So today I am starting with the revision of the Indian Contract Act 1872. Okay, of course this is a revision session, तो ऐसा कुछ रिवाइज नहीं होने वाला है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से आया है? 1 सितंबर. कम ऑन यार, होल ऑफ इंडिया में ये एप्लीकेबल है. दीज थिंग्स आर ऑलरेडी नोन और ये MCQ बेस्ड पेपर है ही नहीं. सो वी आर एक्चुअली गोइंग टू रिवाइज द मेन थियोरी. ओके तो मैं क्या चाहती हूँ, जब मैं ये रिविजन करूँगी ना, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ रिवाइज करो. तो अगर आप मेरे साथ बोल सकते हो तो प्लीज से द प्रोविजंस विथ मी, क्योंकि जब आप प्रोविजंस बोलोगे आपको और ज्यादा समय के लिए सब्जेक्ट रिटेन्ड रहेगा, तो आपके लिए और आसान होगा प्रेजेंट करने के लिए इन द एग्जामिनेशन. सो से विथ मी. अगर आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक है जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपने जवाब दिया है बट आपका जवाब गलत है, प्लीज मार्क दैट कॉन्सेप्ट इन दैट चार्ट बुक और इन द मेन बुक जिससे भी आप रिवाइज कर रहे हो. वाई इज दैट सो? क्योंकि इसके बाद जब आप घर से रिवाइज करोगे, नाउ यू आर कॉशियस. अब आपको पता है ये टॉपिक पे मैंने वहां पे गलती कर ली थी, अब अगर ये टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर सवाल पूछता है तो मैं गलती अफोर्ड नहीं कर सकता हूं. सो आई विल जस्ट बी अ लिटिल मोर कॉशियस और फिर आप बहुत अच्छे से उसको पढ़ाई कर रहे हो. तो वैसा आपका अप्रोच होना चाहिए. तो कीप अ पेन और अ पेंसिल इन योर हैंड. And if you feel that a certain topic is really difficult for you, just mark it in the textbook. जो भी है, रेड पेन से आप स्टार कर सकते हो या जो भी हैशटैग या जो भी आपको जो नोट लिखना है आप लिख सकते हो जैसे आप कंफर्टेबल हो. So that filtering is already done in these marathon lectures. Okay. Virtual students, जब आप लोग वर्चुअली ये रिविजन कर रहे हो, you can say the topics along with me at your home only. Okay. तो प्लीज बोलो, सिर्फ सुनो मत. जब आप विजुअली के साथ साथ ऑडियो से भी मुझसे जुड़े हुए रहोगे तो ऑब्वियसली बात है थिंग्स विल बी रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. क्या हुआ? आपको मेन बुक से भी रिवाइज करना है तो आप कर सकते हो, चार्ट बुक से भी करना है आप कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. जस्ट रिवाइज इट फ्रॉम अ बुक विथ विच यू आर कंफर्टेबल. तो आप आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से जाओ, दूसरे क्या कर रहे हो उसके हिसाब से आप मत देखो. टॉपिक तो फाइनली सेम ही है, मेन मॉड्यूल में भी और चार्ट बुक में भी. सिर्फ चार्ट बुक इज अ समरी. समझ रहे हो आप? एकदम डिटेल में और एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं दिए. मेन बुक में मैंने बहुत एग्जाम्पल्स दिए क्योंकि तब आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था. तो बच्चा जब कॉन्सेप्ट को रिलेट नहीं कर पाता है, एग्जाम्पल रीड करके उसको क्लिक हो जाता है. बट राइट नाउ अभी वो एग्जाम्पल वाला जमाना नहीं है, वो फेज ही नहीं है, और इसीलिए मैं रिवाइज कर रही हूं फ्रॉम द चार्ट बुक. डू वॉट एवर विथ यू आर कंफर्टेबल. करंटली आपका सेंटर पॉइंट एक ही होना चाहिए एंड दैट इज व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. बाकी सारी पीछे आजू बाजू है चीजें और इंसान और लोग. ठीक है, राइट नाउ इट इज ओनली अबाउट यू. इट इज योर लाइफ, इट इज योर करियर एंड इट इज योर स्टडीज. सो यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर यू, नॉट फॉर एनीवन एल्स. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870. पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट इस शब्द को डिफाइन कर सकते हो? सो एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट. तो यही कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन ना दो हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं. पहली बात तो एन अग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबल बाय लॉ. अग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. सो अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ओके, तो
तो जब तक ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, अग्रीमेंट नहीं होती, कल जाके मैं कहती हूँ विल यू परचेज माई आईफोन फॉर 5 लाख रुपीज, नो, तो मैंने ऑफर दिया, ऑब्वियसली व्हाई विल यू परचेज इट फॉर 5 लाख, समझ रहे हो आप, इसमें तो 5 आईफोन्स आ जाएंगे। मैंने ऑफर दिया है, बट क्या आपने एक्सेप्ट किया है? हमारे बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ है? ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है, तभी अग्रीमेंट बनता है, बट सिर्फ अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अग्रीमेंट के साथ साथ, वेरी गुड, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ? एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ मीन्स दैट द पार्टीज should have the intention to create a legal obligation. So basically your approach should be a commercial approach, not a social or a domestic one. It should be commercial in nature. कि कल जाके दूसरी पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया ना, मैं उसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगा, I will sue that person. ऐसा आपका अप्रोच होना चाहिए, not a domestic or a social angle. तो अगर देर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स योर अग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, प्लीज ट्राई टू गिव मी द करेक्ट आंसर, थिंक एंड टेल मी व्हाट डू यू थिंक विच इज द वाइडर टर्म, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट? सो अग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर वर्ड, क्योंकि अग्रीमेंट में सोशल अग्रीमेंट आता है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट आता है और कमर्शियल अग्रीमेंट ही आता है। बट वही अग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सेबिलिटी है विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज एन अग्रीमेंट, बट एवरी अग्रीमेंट डज नॉट टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? सो द वाइडर टर्म इज अग्रीमेंट एंड द नैरोअर टर्म इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? अगर सपोज इंस्टीट्यूट ने आपको 3 मार्क के लिए सवाल पूछ दिया, डिफरेंशिएशन बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप जवाब दो पाओगे? अच्छा, अग्रीमेंट इज इक्वल टू डैश प्लस डैश, बोलो, ऑफर प्लस एक्सेप्ट, तो ये मीनिंग हुआ। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। किसका स्कोप वाइडर है और किसका स्कोप नैरोअर है? किसका? कॉन्ट्रैक्ट का। नैरो स्कोप किसका है? कॉन्ट्रैक्ट का। एंड अग्रीमेंट में or may not create a contract. अरे हाँ या ना? But a contract always has an agreement. Yes or no, guys? So all agreements are not contracts, but all contracts are agreements. तो अगर आपने 3 मार्क के लिए 3 डिफरेंसेस भी कोट कर दिए, इट्स सफिशिएंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन एग्जामिनर पूछता है। दिसंबर के अटेम्प्ट में तो एग्जामिनर ने 3 डिफरेंसेस के सवाल पूछे। ओके, सो हाँ, एक कंपनी और एलएलपी का था, और 2 डिफरेंशिएशन भी थे, आई थिंक नोवेशन और अल्ट्रेशन का डिफरेंशिएशन था, और एक कुछ डिफरेंशिएशन था। तो यस, क्या इंस्टीट्यूट डिफरेंशिएशन पूछता है? जी हाँ, तो आपको डिफरेंशिएशन भी करने होंगे। अब देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ असेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी होता है। कुछ असेंशियल एलिमेंट्स सेक्शन 10 में दिए हैं और कुछ जनरल एलिमेंट्स है जिनका होना जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसी चार्ट में, चार्ट नंबर 1 में सबसे पहली बात तो दोज असेंशियल एलिमेंट्स विच आर नॉट गिवन अंडर सेक्शन नंबर 10। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी है? 1 person कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। एक पर्सन होना चाहिए जो ऑफर दे रहा है, और दूसरा पर्सन होना चाहिए जो जिसने ये ऑफर को किया है एक्सेप्ट। अच्छा, 2 पार्टीज तो होना जरूरी है। दीज 2 persons कैन ईदर बी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन। These parties should have the intention to create a legal obligation. ये तो चीज डेफिनेशन में लिखी गई है, क्योंकि an agreement enforceable by law is a contract. Enforceable by law का ही मतलब होता है the parties should have the intention to create a legal obligation. इसमें ना मैंने एक केस लॉ आपको पढ़ाया था, एक हस्बैंड और वाइफ का, कुछ याद है आपको? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ओके, तो बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में हस्बैंड ने अपनी वाइफ को वादा किया था कि भले ही मैं कोई फॉरेन कंट्री में काम करने जा रहा हूँ, हर महीने में तेको एक अलावेंस दूंगा, हाँ मतलब मंथली अलाउंस,
घर खर्चे के लिए, तुम्हारे बच्चे के खर्चे के लिए, कुछ महीने उसने दिया, बाद में उसने ये पैसे देना बंद कर दिया. सो द वाइफ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द हस्बैंड. वाइफ फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द हस्बैंड. इज द केस मेंटेनेबल? हाँ, so this is a domestic agreement. Okay, it's not of a commercial nature. So there is no intention to create a legal obligation. Very good. Point 3 कहता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है, कुछ फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है. जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज इन राइटिंग, दे आर साइंड, दे आर डेटेड. Even those contracts for the purchase and sale of immovable property. जैसे कि अगर आपका घर है या आपके पापा का ऑफिस है या आपकी भैया की दुकान है, immovable property अगर उन्होंने खरीदी है ना, ये प्रॉपर्टी की एक तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है. आपने सुना होगा पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, रजिस्ट्रार के पास जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑलवेज मेड इन राइटिंग. इट इज साइंड, इट इज डेटेड, इट इज स्टैम्प्ड. जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होते ये सेल वैलिड सेल होता ही नहीं है. तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है. जब तक ये रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं होते तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. ये सुनो गाइस, अरे बोलो ना. हर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं होता है यार. हम आज सुबह अगर आप प्रेस्टीज पे आए, आप रिक्शा में आए हो, तो रिक्शा वाले ने थोड़ी ना कहा बहन जी 1 मिनट बैठ जाइए, दीदी आप पहले ये साइन कीजिए, स्टैंप लेके आओ, फिर आप रिक्शा में बैठो. क्या ऐसा होता है? आप कल जाके मेरी क्लास के बाद चाय पीने चले जाते हो, कॉफी पीने चले जाते हो, चिप्स का पैकेट लेते हो, क्या वो शॉपकीपर कहता है भैया भैया साइन कर लो कॉन्ट्रैक्ट, फिर चिप्स का पैकेट लो. सो नॉट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड साइन एंड डेटेड. कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी है. टिल द टाइम दीज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आर नॉट मेट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, देयर शुड बी a certainty of meaning. So basically the terms should not be vague, they should be clear. मैं कह रही कुछ हूँ, आप समझ रहे कुछ और हो, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. There should be certainty of meaning. Give me 1 liter of oil, cooking oil, hair oil, motor oil, we don't know. टर्म्स हमारे वेग है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता. एंड लास्टली देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जिसका क्या मतलब होता है? हाँ, आप अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ही ऐसे रखते हो जिनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, आपने ऑफर को एक्सेप्टेंस भी दे दिया, फिर भी आपका अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. मैं कह रही हूं आई विल गिव यू 10 लाख रुपीज, मेक दिस डेड पर्सन अलाइव. मैंने ऑफर कर दिया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा? क्यों नहीं होगा? यस, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं. तो ये 5 चीजें होना जरूरी है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए. कौन सी 5 चीजें आप बता सकते हो? देयर शुड बी 2 पार्टीज, देन देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. नेक्स्ट, अदर फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना जरूरी है. अलॉन्ग विद दैट देयर शुड बी अ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्म. अब कुछ बातें सेक्शन 10 में दी गई है. सेक्शन 10 कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्ट, जिसका ही मतलब अग्रीमेंट होता है. इनफैक्ट ये एसेंशियल एलिमेंट हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से भी मिलता है. एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. अग्रीमेंट मतलब क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो. देयर शुड बी फ्री कंसेंट. हाँ, फ्री कंसेंट. पहली बात तो फ्री कंसेंट के भी पहले देयर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड्स. देयर शुड बी मीटिंग ऑफ, जिसको एक लैटिन वर्ड हम कहते हैं कंसेंसस एड इडियम. क्या कहते हैं बोलो तो? कंसेंसस एड. सो बेसिकली द पार्टीज should be thinking about the same thing in the same sense at the same time. There should be meeting of minds. And plus the consent should also be free. Consent free होना मतलब क्या? Your consent should not have been obtained by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Yes or no guys? अब कोअर्शन में फिजिकल प्रेशर होता है,
जैसे कि गन पॉइंट पे आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो कि तू ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर लेने तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो ऑब्वियसली बात है उस इंसान को अपनी जान से ज्यादा तो प्रॉपर्टी होगी नहीं, तो क्या करेगा, मजबूरी में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। यहां पे उसने हाँ बोला है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बट क्या उसका कंसेंट फ्री है? इट इज कॉज्ड अंडर कोअर्शन। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड हो ही नहीं सकता है। वैलिड होगा क्या? क्या होगा आप बता सकते हो क्या? नो, इट्स नॉट वाइड, इट इज voidable। वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी voidable एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी। वैसे ही अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में देयर इज द मेंटल और अ मॉरल प्रेशर। Okay, so when two parties are in a near relationship and one person is in a position to dominate the will of the other, वहां तक तो बातें ठीक थी, बट ये व्यक्ति ने अपने पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, अनफेयर एडवांटेज वो उठा रहा है। ओके, दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। दिस इज याद है आपको बूढ़े कमजोर पिताजी और उनका यंगेस्ट सन, और एक एग्जाम्पल भी मैंने लिया था, राजू द सर्वेंट और उसकी मालकिन करिश्मा बोरा। याद है क्या आपको? करिश्मा कह रही है ये जो तुम्हारी खेती है वो मेरे को सिर्फ 20 लाख रुपए में तुम ट्रांसफर कर दो, 100 एकड़ की जमीन, ऐसा कुछ था ना, कुछ एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को याद नहीं है, बट 20 लाख की जमीन आप 5 लाख में मांग रहे हो। बेचारा राजू मालकिन को मना भी करे तो कैसे करे? सो ही इज अंडर दैट मॉरल प्रेशर। उन्होंने हाँ कहा है, बट उनका कंसेंट कभी फ्री नहीं था। इट्स कॉज्ड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। वैसे ही फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, याद कीजिए आलिया और कपिल को। बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, क्या आप लोग बता सकते हो विच इज डन इंटेंशनली? फ्रॉड, वेरी गुड। एंड विच इज डन इनोसेंटली? बट चाहे फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है, क्या आलिया के साथ तो गलत ही हुआ है? सो इसलिए हमने कहा है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। यस सुनो गाइस, यस। आगे हम देखेंगे टाइप्स, जब हम देखेंगे इसी यूनिट में। इट्स वाइडेबल, बट करंटली तो हम देख रहे हैं ये चीज़ों का होना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए कंसेंट फ्री होना ज़रूरी है, कंसेंट फ्री होना जरूरी। इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय कोर्शन, undue influence, fraud, misrepresentation or and plus there should be consensus at meeting of minds. Next, the parties should also have the capacity to enter into a contract. The parties should also have the capacity to enter into a contract. कब माना जाएगा that you have the capacity to enter into a contract? 3 पॉइंट्स होना जरूरी है, बता सकते हो? You should be major, sound mind and not disqualified by law. वापस से बोलो तो you should be major, sound mind and not disqualified by law. कब माना जाएगा that you are major? when you have completed 18 years of age. sound mind, अगर person permanently unsound mind का है, he can never ever enter into a valid contract. but अगर किसी व्यक्ति का mind temporarily sound, temporarily unsound, वो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है जब उसका माइंड साउंड है। हाँ या ना बच्चों? एंड यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कुछ लोगों को लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाई किया है, जैसे कि अ कॉन्विक्ट, कोई मुजरिम जो जेल की सजा काट रहा है, या तो फिर एन इंसॉल्वेंट पर्सन, एम्बेसडर्स, फॉरेन सॉवरेन्स are those people who are specifically disqualified to enter into a valid contract. क्या consideration का होना जरूरी है? What do you mean by consideration? Something in return, जिसका Latin word है quid pro quo. So if I'm giving something, I should be getting something in return. So it's basically give and take relationship. जब तक गिव एंड टेक नहीं होता है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। कंसिडरेशन तो होना जरूरी है, बट आपका कंसिडरेशन लॉफुल भी होना जरूरी है। कल जाके अगर मैं आपको मेरा घर बेच रही हूँ, उसके बदले आप कोकेन सप्लाई कर रहे हो, इसकी जरूरत है आपको? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है?
बिकॉज द कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ या ना? एंड प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब आपका पर्पस, वो भी लॉफुल होना जरूरी है। कल जाके ए बी को बोलता है कि सी का मर्डर करके आ जाओ, किसी का मर्डर करना क्या लॉफुल ऑब्जेक्ट है? दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड योर अग्रीमेंट should not be an agreement which is expressly declared as void। तो कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं जो लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली void डिक्लेयर किए, जैसे कि ट्रेडिंग विथ एन एनिमी, okay, is a classic example of an agreement that is expressly declared as void। trading in public offices, पैसे देके मैंने पद्म विभूषण का अवार्ड ले लिया, ओके, सो ये चीजें अलाउड नहीं है, दे आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये सारी चीजें होना जरूरी है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसी से हमारा अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, द नेक्स्ट चार्ट नंबर 1.2, एंड दैट इज द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोग भी साथ में जवाब दोगे, ओके? ओके। On the basis of enforceability, contracts are divided into 5 types। बता सकते हो क्या 5 types? Valid contract, void contract, voidable contract, illegal contract, unenforceable contract। अब मैं आपको बताती हूँ, आप सिर्फ सुनो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है। पिछले 20 मिनट में जो हमने डिस्कस किया ना एसेंशियल एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं, सारे, एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स जिसमें प्रेजेंट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था तब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, मतलब इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, बट अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद, बट परफॉर्मेंस के पहले ऐसी कोई घटना हो गई जिसके वजह से अब परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। जिस समय पे ये घटना हुई उस समय से अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाएगा एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law becomes void at that time when it ceases to be enforceable। मतलब जिस वक्त से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, उस वक्त से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है void। यस और नो गाइस? voidable contract, now what do you mean by a voidable contract? अच्छा, लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से यस, वॉइडेबल का मतलब होता है एबल टू बी वॉइड, बट लीगल लैंग्वेज में अगर मैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ कहना चाहूँ, सो एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी इज नोन एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑब्वियसली इट इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी, दैट इज द अग्रीव पार्टी। अगर वो चाहे उसको वैलिड रख सकती है, बट अगर वो चाहे क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करके वॉइड बना सकती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसको परफॉर्म करना फॉरबिडन है। फॉरबिडन मतलब प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड इन द आईज ऑफ लॉ। और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, हाँ, बट जैसे ही आपने टेक्निकल डिफेक्ट को करेक्ट कर लिया, क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल हो जाएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल आज कनिष्का का बर्थडे है, तो आज इसका बर्थडे, मैंने 5 लाख का चेक बना दिया गिफ्ट की तरह, डेट लिख दिया, पे कनिष्का मेहता, अ सम ऑफ ₹5 lakhs, वर्ड में, फिगर में, सब कुछ कर दिया, बस साइन ही नहीं किया और ये चेक इसको दे दिया। क्या ये चेक को एनफोर्स कर सकती है? व्हाई नो? बिकॉज देयर इज अ टेक्निकल डिफेक्ट। और क्या डिफेक्ट है यहाँ पे? साइन नहीं किया है। चेक के केस में ये स्पेसिफिकेशन नेसेसरी है,
इट हैज टू बी डेटेड, साइंड एंड एवरीथिंग. एंड इफ इट्स नॉट साइंड, चाह कर भी वो चेक को एनफोर्स नहीं कर सकती. हाँ या ना? हाँ, एक बार इस डिफेक्ट को करेक्ट कर लिया, मैंने साइन कर लिया, अब क्या वो ये चेक का अमाउंट क्लेम कर सकती है? तो ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एनफोर्सेबल. ये सुनो गाइस, ऋषभ और अनन्या आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, contracts are divided into 5 types. What are these 5 types? बोलो. Express, implied, tacit, quasi and e-commerce contracts. अब सुनो मेरी बात. Express, नाम में लिखा है Express contracts. Okay, so terms are expressed in words. These words can either be oral words or in writing, but शब्दों को इस्तेमाल किया गया है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को एक्सप्रेस करने के लिए. इसी को कहते हैं एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. तो जब आप दुकान में जाते हो, आप भैया से कहते हो कि भैया प्लीज वो लेस का 10 रुपए का पैकेट देना. क्या आपने शब्दों में एक्सप्रेस किया है कि आप क्या चाहते हो? और फिर वो भैया कहते हैं कि ठीक है 10 रुपए दे दो, चिप्स का पैकेट ले लो. समझ में आई बात? क्या शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स. बट हर कॉन्ट्रैक्ट में शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को समझा जाता है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड नेचर के होते हैं, और इम्प्लाइड नेचर के कॉन्ट्रैक्ट कुड ईदर बी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में द टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन. टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट नोन. जैसे कि अगर से फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में जब आप जून की खत्म हो गई आपकी, आपने बोला चलो फ्रेंड्स के साथ एक हॉलीडे पे जाके आते हैं गोवा. पता ही था मुझे, तेरे शौक समझ गए मुझे. अब ऐसे केस में जब आप गोवा जाते हो, से यू ट्रैवल बाय ट्रेन एंड देन व्हेन यू रीच देयर, ओके, अ कूली केम. He picked up your luggage and he started moving towards the exit. You did not tell him anything. In short, you accepted his offer. शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया था. And it is implied. You know by his attire that he is a coolie. You did not stop him. Means in short, you gave the acceptance to his offer. You do not know how much he is going to charge. 200 rupees, 300 rupees, 500 rupees. You don't know. So the terms are not known. Such a contract is known as an implied contract. But जब terms and conditions are known, then it is known as a tacit contract. जब auction sale होता है और acceptance किया जाता है by strike of hammer. Hammer को strike करना is an implied acceptance. सच में hammer को स्ट्राइक करना इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. यहां पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बट हैमर स्ट्राइक करना अपने आप में ये चीज बताता है कि आपने ऑफर को कर लिया है एंड यू नो अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस, बिकॉज बिट्स तो ऑलरेडी आ चुकी है. सो टर्म्स एंड कंडीशंस आर नोन. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. Quasi contracts are those contracts which are created by operation of law. तो ऐसा कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं था. लॉ ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला है जहां पे आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस और आपको कुछ राइट्स दे दी है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. क्या कहते हैं? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. यस और नो गाइस? एंड लास्ट इज e-commerce contracts. Contracts entered by the electronic means are known as e-commerce contracts. Everyone literally every day enters into some e-commerce contract. Blinkit से कुछ खरीद लिए बिस्किट्स. सुबह बिस्किट्स खत्म हो गए थे, बिस्किट्स खरीद लिए. कभी मूड खराब है, शॉपिंग कर ली. ऐसा नहीं होता है? होता है. मूड खराब है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो शॉपिंग कर लिए तो मूड ठीक हो जाता है.
या तो फिर से फॉर एग्जाम्पल ईमेल के थ्रू यू एंटर्ड इनटू अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारी बुक्स एक स्टॉक के नीचे आ जाती है, ओके, सो बाय ईमेल वी टेल द प्रिंटर टू रीप्रिंट दोज बुक्स, सो दिस ऑफर इज गिवन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ऐसा नो गाइज, या घर में जेन्युइनली कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, आपने ग्रोसरी कुछ ऑर्डर कर लिया ऑनलाइन, या कुछ आपको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है तो आपने अमेजोन से कुछ एवरीडे हैक्स के लिए कुछ सामान खरीद लिया क्लीनिंग वीलिंग पर्पस के लिए, सो ऑल दीज आर ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ है ना? ओके, आपने जी पे कर लिया, खुश, पेटीएम कर लिया, इमोशनल हो गए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, वर्चुअल बच्चा आपस में कुछ चैटिंग कर रहे, सौरभ का मूड कुछ ज्यादा ही खराब होता है। ऋषभ कह रहा है मेरा तो मूड कभी खराब ही नहीं होता है। मोक्ष की प्राप्ति हो गई ऋषभ को। थोड़ा ज्ञान हमें भी दे दीजिए। क्या नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ईदर बी an executed contract or an executory contract। नाम में लिखा है executed contract, जिसको जो परफॉर्म करना था उन्होंने ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे दिया है, उसको कहते हैं executed contract। और executory contract में either one or both of the parties still have to perform the contract, this is known as an executory contract। so these were the types of the contracts। एक बार क्या करो, मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूं, void और voidable और void और illegal का डिफरेंशिएशन प्लीज पढ़ लो। 1 मिनट का समय देती हूँ, प्लीज रीड इट, जस्ट गो थ्रू इट। हेलो, check, go through the differentiation nicely because एक डिफरेंशिएशन तो एग्जामिनर पूछता ही है, सो मेक इट श्योर एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तो आप लिख ही पा रहे हो। जस्ट गो थ्रू बोथ द डिफरेंशिएशंस। Let me know once you are done with the reading part. अच्छा, उसमें एक पॉइंट मेरा मिस हो गया ना, रिवाइज कराना। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के 2 टाइप्स है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में जहां पे एक पार्टी ने तो अपना परफॉर्मेंस दिया है और दूसरी पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है, और बायलैटरल में तो बोथ ऑफ द पार्टीज का परफॉर्मेंस इज पेंडिंग। Just check, audio check. Okay. मैं वापस से रिपीट करना चाहती हूँ, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो देयर इज इकोनॉमिक्स का रिवीजन फ्रॉम मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 4।
सो इसीलिए कल और परसों लॉ का रिवीजन नहीं होगा. लॉ का रिवीजन हम लोग वापस से मंडे से रिज्यूम करेंगे. ओके गाइस, गुड. क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत आगे जाना है ना. एटलीस्ट यूनिट नंबर 1 हमें कंप्लीट करना है, बिकॉज यूनिट 1 इज द वेरी, यूनिट 1 और यूनिट 3 बहुत बड़े यूनिट्स हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा है. यूनिट नंबर 2, 5, 6 बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो तो 2-2 यूनिट एक दिन में हो सकते हैं. बट यूनिट 1, 3 एंड इवन 4 थोड़ा सा बड़ा है, तो हम कोशिश करेंगे, मतलब कोशिश हमें करना ही है कंप्लीट. हाँ, देखिए जिंदगी में बहुत आगे जाना है हमें. नेक्स्ट, ऑफर. तो अब देखो, आप लोग जानते हो, हम स्टार्टिंग से वही देख रहे हैं. अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. एन अग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. तो ये जानना तो बहुत जरूरी है, कब आपका ऑफर वैलिड ऑफर है, कब आपका एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस. इसलिए अगले दो कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. ओके, सो ऑफर, पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑफर. सो व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or not to do something. Not to do means abstaining from doing something. Okay, with an intention to obtain the assent. Assent मतलब consent of the other person. It is said that he has made an offer. तो जब मैं आपको बोलती हूँ कि क्या आप मेरी वॉच 5,000 में खरीदोगे, तो ये जो मैंने आपको कुछ चीज प्रपोज की है, मेरा इंटेंशन है कि मुझे आपका कंसेंट मिले, तो तब माना जाएगा दैट आई हैव मेड एन ऑफर. ऑब्वियसली डेफिनेशन से क्लियरली समझ के आता है, ऑफर कुड बी टू डू अ पॉजिटिव एक्ट और इट कैन ऑल्सो बी फॉर अ नेगेटिव एक्ट. ओके, यही ऑफर के बहुत सारे टाइप्स हैं. पहले मैं समझा देती हूँ, फिर एंड में आप बता देना कौन से 5 टाइप्स है ऑफर के. ठीक है, पहला ऑफर is a general offer. An offer that is made to the public at large, okay, which can be accepted by anyone, is known as a general offer. Okay, हमने एक केस भी किया था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस. So when an offer is made to the public at large and anyone from the public can accept it, then such an offer is known as a general offer. But जब कभी भी आप कोई ऑफर कोई स्पेसिफाइड पर्सन या स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को देते हो, then it is known as a special offer. वही पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिसको आपने ये ऑफर दिया है. क्रॉस ऑफर, when two identical offers cross each other, obviously in ignorance of the other person's offer, is known as a cross offer. दो जो आइडेंटिकल ऑफर्स एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, इससे क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नो. Two identical offers can never make a contract. Why is that so? क्या सोच रहे हो आप? ध्यान दो इधर, खाली बोल रहा है वो, देखो यार कैसे होगा यार. तो सुनो ना मेरी बात. टू आइडेंटिकल ऑफर्स कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है. यहाँ पे तो इसके भी साइड से ऑफर आया था और इनके भी साइड से ऑफर आया था. सो टू ऑफर्स कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है और अग्रीमेंट के लिए ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है. ऑफर के बदले में जो ऑफर मिलता है उसको कहते हैं एज अ काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर के वजह से आपका प्रीवियस ऑफर जो है वो हो जाता है लैप्स. Okay, and lastly a standing offer, which is sometimes also known as a continuing or an open offer. Okay, this offer remains open for a particular period of time.
such an offer is known as an open offer. Okay, so can you now tell me, virtual students, आप लोग भी please chat box में लिखो, what are the 5 types of offer? बोलो, general offer, special offer, cross offer, counter offer and standing offer. क्या बात है. Next, essentials of a valid offer. कोई भी ऑफर वैलिड होने के लिए, ओके, कोई भी ऑफर वैलिड होने के लिए देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. सो एनी ऑफर मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ वैलिड ऑफर. में अग्रीमेंट भले ही हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. कल जाके से यू एंड योर फादर डिसाइड that from tomorrow every day your father will wake you up at 6 o'clock in the morning. You will go for a walk, and then once you are fresh, all exercise done, morning, fresh air, fresh dhoop, everything, and then you will sit for your studies after having a healthy breakfast. उन्होंने ऑफर भी किया, आपने एक्सेप्टेंस भी किया, जोश जोश में बस 2 दिन 6 बजे उठे. उसके बाद पूछो मत. तो वैसे केस में क्या आपके पिताजी आपके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे? अरे उन्होंने ऑफर दिया था, आपने एक्सेप्ट किया, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है, आप उनके कहे गए वादे को आप पूरा नहीं करोगे तो वो तो केस फाइल करेंगे आपके अगेंस्ट. नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देयर वाज नो. भाई ऐसे कुछ तो लिख के मत आना यार, और अगर ऐसा कुछ लिख के आएगा तो ये बिल्कुल मत बोलना मुझसे लॉ पढ़ा हुआ है. ठीक है. सो तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज हैपनिंग इज, दो देयर वाज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दिस ऑफर डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. इसलिए यहाँ पे आपका अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है. ओके, नेक्स्ट, योर ऑफर शुड बी डेफिनेट, इट शुड बी सर्टन एंड इट शुड नॉट बी वे. तो जब आप दुकान में जाते हो आपको एग्जैक्टली बोलना होगा, भैया गिव मी 1 लीटर ऑफ जेमिनी कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल. देन योर ऑफर इज डेफिनेट. ओके, ओनली व्हेन द ऑफर इज डेफिनेट यू कैन गेट अ वैलिड एक्सेप्टेंस टू योर ऑफर. नेक्स्ट, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी. आपको याद है लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस. शुक्ला जी को वो ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था अबाउट द रिवॉर्ड आफ्टर फाइंडिंग द नेफ्यू. सो यू कैन नॉट गेट एन एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर विच वॉज नेवर कम्युनिकेटेड टू यू. इंस्टीट्यूट छोटा सा केस लॉ बना देगा आपको और आपको क्वेश्चन पूछ देगा वो सेम लाइंस पे, लालमेन शुक्ला वाला, और बोलेगा अभी अगर ये शुक्ला जी को ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है, क्या वो रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर सकता है? क्या वो रिवॉर्ड डिमांड कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कोई भी ऑफर वैलिड होने के लिए इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर विच वाज नेवर कम्युनिकेटेड. यस और नो गाइस? जब आप ऑफर देते हो आपका इंटेंशन होना चाहिए दैट यू शुड बी विलिंग टू गेट द एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर पार्टी. आप मतलब जैसे मैं कह रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये घड़ी 5,000 में बेच दूँ, मैं आपको अपने थॉट्स बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ. एम आई मेकिंग एन ऑफर टू यू? आप ये नहीं कह सकते मैम 5,000 रुपये ले लो, घड़ी दे दो आपकी, बिकॉज आई नेवर मेड एन ऑफर टू यू. I did not want your consent. I wanted your opinion. We wanted to discuss about it. मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ इस बारे में कि ये जो मैं सोच रही हूँ क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मुझे प्राइस बढ़ाना चाहिए, क्या मुझे प्राइस घटाना चाहिए. So I'm telling you something what I am feeling about it. Did you get this or no? So whenever you make an offer, your intention should be to obtain the consent from the other पार्टी. क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? yes. बोलो ना. आई विल गिव माई हाउस ऑन रेंट ओनली टू अ वेजिटेरियन फैमिली. आपको कोई दिक्कत है? अरे मेरा घर मेरे पैसे, मेरी मर्जी, मेरा मन चलेगा, इसमें आपका क्या ओपिनियन है मुझे मैटर नहीं करेगा. ओके, आपको अगर पटे तो घर ले लो, नहीं पटे तो मत लो. राम राम सा. हाँ है ना? So offer may be conditional. The offer should not contain a term
the non-compliance of which will amount to an acceptance. So my dear friends, अगर मैंने आपको ऑफर दिया है, मैं ये नहीं कह सकती एक हफ्ते में अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं मानूंगी आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. एक्सेप्टेंस को भी कम्युनिकेट होना जरूरी है. क्या ऑफर जनरल हो सकता है? क्या वो स्पेशल हो सकता है? क्या एक्सप्रेस हो सकता है? क्या इम्प्लाइड हो सकता है? और क्या ऑफर डिफरेंट होता है फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर? है या ना? ये इन्विटेशन टू ऑफर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑफर में आप फाइनल एक्सप्रेशन देते हो ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बाइंड द अदर पर्सन. अगर उसने चूज कर लिया तो अग्रीमेंट एंड अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. बट इन्विटेशन टू ऑफर में आप तो सिर्फ आपके इंटेंशंस बताते हो एंड देन यू नेगोशिएट विद द अदर पार्टी एंड द अदर पार्टी मूव्स ऑन टू मेक एन ऑफर टू यू. तो इन्विटेशन टू ऑफर के बदले में आपको मिलता है ऑफर, और ऑफर के बदले में आपको मिलता है एक्सेप्टेंस, एंड देन इट टर्न्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो पहले क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर, और उसके बदले में और ऑफर के बदले में, और फिर क्या ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होती है. सो सपोज से फॉर एग्जांपल आई एम डिस्प्लेइंग गुड्स ऑन अ रैक with the price tag. What is this? Offer or invitation to offer? जब आप उनमें से कुछ गुड्स सिलेक्ट करते हो और आप कैशियर को कहते हो कि मुझे ये गुड्स खरीदना है, तब it becomes a not a contract. Then it becomes an offer, and then the cashier can decide whether he wants to sell or not sell the goods, and then it will turn into a कॉन्ट्रैक्ट. ये सुनो गाइस, जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, मेन्यू कार्ड होता है. सो वहाँ पे दिया जाता है ये चीज़ इतने में है, इडली इतने में, डोसा इतने में, उत्तपम इतने में. व्हाट इज दिस? इन्विटेशन टू एन ऑफर और इज इट एन ऑफर? इट इज़ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर. तो संडे सुबह वैशाली में ब्रेकफास्ट करने चले गए, वहाँ पे मेन्यू कार्ड में लिखा था SPDP. आपने बोला मेरे को SPDP चाहिए, उन्होंने कहा वी डोंट सर्व SPDP इन द मॉर्निंग, इट इज ओनली सर्व्ड फ्रॉम 4 to 10 इन द इवनिंग. मना कर दिया उन्होंने. क्या आप उनके अगेंस्ट केस फाइल करोगे कि मेन्यू कार्ड में लिखा है SPDP फिर भी नहीं दिया? बोलो व्हाई? बिकॉज दैट वाज नॉट एन ऑफर दैट दे मेड, दैट वाज एन invitation to an offer. You made an offer that you want to eat SPDP. Now it is up to SPDP. नहीं पता? सेव पटेटो दही पूरी नहीं पता? सिर्फ सेव पूरी नहीं, बटाटा भी रहता है उसमें, पटेटो. अच्छा, जैन भी मिलता है क्या? अच्छा, तो जैन रहा तो सेव पूरी दही पूरी. तो सुनो ना मेरी बात, ये वर्चुअल स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है वैशाली क्या है. इट्स अ रेस्टोरेंट ऑन FC रोड. FC रोड के बारे में तो सुना ही होगा आपने, बड़ी हरियाली रहती है वहाँ पे. तो वहाँ पे देयर इज अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन चेन, वैशाली. हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं. चलो आ जाइए. ओके, तो सुनो ना मेरी बात, वर्चुअल बच्चों को समझ रहा है. हाँ, मंथन बराबर कह रहा है NSP. मंथन आपको पता है ना, अपना गुरुकुल का मंथन, अपनी बैच का. कैसा वाहियात है यार ये. इसको देख के लगता नहीं इतना छिचोरा है, बहुत ज्यादा है. अभी समझ में आया सीरियसली. कुछ नहीं, कुछ बच्चों को कैसे ना गॉड गिफ्ट होता है, शक्ल ही इतनी भोली बना देता है, देख के लगता नहीं इतना छिचोरा है. जैसे अभी इसको देख के समझ जाता है ये बंदा ही छिचोरा है, कहने की जरूरत नहीं है. बट कैसे अभी इसको गॉड गिफ्ट, इसको देख के लगेगा कितना भोला भाला सीधा साधा बच्चा है. बट देख समझा ना उसको, आज समझ में आया इनकम बच्चों में कि भाई जैसा दिसतं तसं नसतं.
एग्जैक्टली नहीं नहीं ऐसा नहीं, तुम भी बोलते थे। चलो आ जाइए। ओके यहाँ पे स्पीकर्स है, कुछ नहीं, चलो आ जाइए। नहीं आपको राजा नहीं बुला रहे, आप टेंशन मत लो। आ जाइए चलो। ओके तो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हाँ जब आप वैशाली रेस्टोरेंट में जाते हो और आप एसपीडीपी डिमांड करते हो और वो मना कर देते हैं, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने अगर मना कर दिया आपको एसपीडीपी देने से, यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट देम। ओके सो बिकॉज दैट वाज जस्ट एन इन्विटेशन टू एन ऑफर, you made an offer by placing the order, now it is up to them whether they want to accept it or reject the offer. Okay, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वैसे ही जब टेंडर्स निकलते हैं, what is it? बोलो ना, इज इट एन ऑफर और एन इन्विटेशन टू ऑफर? इन्विटेशन टू ऑफर। फिर आप कोटेशन देते हो, मतलब आपका ऑफर आया है, फिर गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि किसका कोटेशन फाइनल करना है, जिसका फाइनल किया है उसके ऑफर को कर दिया गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट। तो ये केसेस में क्यों डिस्कस करूं, क्योंकि इंडिविजुअली आपको एग्जामिनेशन में सवाल 3 मार्क का या 4 मार्क का आ सकता है कि एग्जामिनर ने आपको पूछ दिया दैट यू वेंट टू अ शॉप एंड देयर वर गुड्स डिस्प्लेड विद अ प्राइस टैग, यू पिक्ड अप वन, आपने ऑफर किया कि क्या मैं ये गुड्स खरीदूं, उसने मना कर दिया, क्या आप केस फाइल कर सकते हो? बिकॉज व्हाट वाज डन वाज जस्ट एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। चलो, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफर। बट सिर्फ सही ऑफर होने से बात नहीं बनेगी, सही ऑफर के साथ साथ सही तरीके से एक्सेप्टेंस का होना भी जरूरी है। हाँ या ना? लास्ट 15-20 मिनट्स प्लीज कोऑपरेट कीजिए, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। एक्सेप्टेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस? सो व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made is signifying his assent, okay, the proposal is said to be accepted. When a proposal is accepted, it becomes a promise. Okay, so offer है, जिस ऑफर और ने ऑफर दिया है, किसको दिया है? ऑफर ही को। और एक बार ऑफर ही ऑफर को एक्सेप्ट कर देता है, it becomes, he becomes the acceptor and the offer made becomes a promise. The offer made becomes a promise. अब जो आपने वादा किया है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। कोई भी ऑफर जब आप देते हो उसका एक्सेप्टेंस वही व्यक्ति कर सकता है जिसको आपने ऑफर दिया है। सो एक्सेप्टेंस कैन बी मेड ओनली बाय दैट पर्सन टू whom the offer was made. जनरल ऑफर है, anyone from the public at large can give the acceptance. But अगर स्पेशल ऑफर है, वही व्यक्ति एक्सेप्टेंस दे सकता है जिसको आपने ऑफर दिया है। Acceptance has to be absolute and unconditional in nature. मतलब जैसा ऑफर था वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलेगा। सो ऑफर कंडीशन हो सकता है बट एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता है। जैसा ऑफर था वैसा का वैसा ही एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है। जैसा ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है, क्या एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना जरूरी है? अगर आपने कोई मोड प्रिस्क्राइब किया है, एक्सेप्टेंस हैज टू बी डन इन दैट प्रिस्क्राइब्ड मोड ओनली। अगर आपने कुछ टाइम दिया है, उसी टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस मिलना जरूरी है, नहीं तो जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है ना, ऑफर लैप्स हो जाता है। इसलिए एक्सेप्टेंस हैज टू बी गिवन इन द टाइम दैट हैज बीन गिवन। योर साइलेंस कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेंस। ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब जैसे कि जब स्ट्राइक ऑफ हैमर हुआ है, वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था, वो चल सकता है। बट आपने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, मतलब आपकी हाँ है, ऐसा नहीं हो सकता। सो योर साइलेंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज एक्सेप्टेंस। यस और नो गाइस? अब देखो, ऑफर का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, revocation of offer and revocation of acceptance are the last 4 things in this unit. और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है
वो है ऑफर रिवोक कब कब हो सकता है। पहले हम वो कर लेते हैं, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। हो सकता है इंस्टीट्यूट ने आपको डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। चार्ट 1.5 का लास्ट पॉइंट नंबर 5 है, बीच के 4 कॉन्सेप्ट्स बाकी है, वो आज ही होने वाला है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बट क्योंकि वो चारों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पहले हम ये कर लेते हैं, मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। तो रिवोक करना मतलब क्या? टू टेक बैक, टू कैंसिल। आपने ऑफर दिया है, क्या आप ऑफर को रिवोक कर सकते हो? कैसे कैसे रिवोक कर सकते हो? वन वेरी ऑब्वियस मोड, एंड दैट इज बाय नोटिस। पहले मैंने आपको ऑफर दिया था कि क्या आप मेरी घड़ी 5,000 में खरीदोगे, बट देन आई रियलाइज कि मेरे को तो इस घड़ी के लिए ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो मैं कह रही हूं कि मैंने आपको जो ऑफर दिया है अब वो रिवोक कर रही हूं मैं। सो बेसिकली बाय नोटिस आई कैन रिवोक एन ऑफर। नेक्स्ट, एन ऑफर कैन ऑल्सो गेट रिवोक्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम। माय ऑफर, देखो, एक शर्ट पे एक टी शर्ट मुफ्त। दिस ऑफर वॉज ओनली वैलिड टिल 10th of May। 10th May के बाद जैसे टाइम पीरियड खत्म हो गया, क्या ऑफर भी लैप्स हो जाता है? नेक्स्ट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन। मैंने कहा था 2 टी शर्ट पे एक फ्री है, आप जब तक 2 टी शर्ट नहीं खरीदोगे आपको वो तीसरा टी शर्ट मुफ्त नहीं मिलेगा। आपने एक टी शर्ट खरीदा है, आपको हैंकरचिफ भी मुफ्त नहीं मिलेगा। समझ रहे आप? तो जो कंडीशन डाला है वो पूरा करना जरूरी है। डेथ और इंसैनिटी, हाँ, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, जैसे मैंने आपको कहा था काका जी का बाईपास सर्जरी करवाना है फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट, समझ में आई? अनफॉर्चुनेटली डेट डिसाइड तो हो गई सर्जरी की, बट डेट डिसाइड होने के बाद और सर्जरी के दिन के कुछ दिन पहले हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ही शांत हो गए। काका जी ने कार्डियोलॉजिस्ट परफॉर्म करने वाले ना, वो शांत हो गए। आप बताओ अभी मुझे, उनका बेटा बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, क्या उनसे सर्जरी करवा लोगे? तो क्या हो जाएगा? ऑफर हमारा लैप्स हो जाएगा। वैसे ठीक है, अगर काका जी भी शांत हो गए तो भी कॉन्ट्रैक्ट तो लैप्स होने ही वाला है, ऑफर तो लैप्स होने ही वाला है। बट वहां पे मेरे को थोड़ा सा और मोर जेन्युइन एग्जाम्पल बताना था। ओके, ऑफर के बदले में ऑफर, काउंटर ऑफर जब मिलता है, क्या ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है? आपने अगर ऑफर को प्रिस्क्राइब्ड मोड में ही एक्सेप्ट नहीं किया है तब भी ऑफर लैप्स हो जाता है। एंड लास्टली, जब आपने ऑफर दिया था वो ट्रांजैक्शन लीगल था। से फॉर एग्जाम्पल पहले ए और बी ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टबैको, बट बाद में कोई मतलब स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया जहां पे टबैको में डील करना बैन हो गया, तो तब वो जो ऑफर दिया था वो तो अब इलीगल हो गया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म कर पाओगे? ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, क्योंकि अब टबैको में डील करना इलीगल है, तो आपका ऑफर भी ऑटोमेटिकली हो जाता है रिवोक। ये सुनो गाइस, अब लास्ट कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। लास्ट 10 मिनट्स, दैट्स इट। जालो, यूनिट नंबर 1। सुनो ना मेरी बात, आपका ऑफर कब कम्युनिकेट होता है? ऑब्वियसली बात है जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है, हाँ, तभी तो आपका ऑफर कम्युनिकेट होता है ना। जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है। आप लोग घर पे भी ऐसे हावले जैसे बिहेव करते हो क्या? घर वाले बोले कि हो क्या गया है तुम लोगों को? तो ऐसे दोस्तों के सामने और घर वालों के सामने मत बिहेव करना, मतलब हम लोगों को पता है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग आपको हावले समझेंगे, ठीक है? तो सुनो ना मेरी बात, when the offeree comes to know about the offer, तब क्या होता है बताओ ना, तभी क्या होता है?
जब ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है तब माना जाएगा द ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द ऑफरे, और तब हमारा ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। ओके, जहां तक एक्सेप्टेंस की बात है, अब देखो ये ऑफर कब रिवोक हो सकता है? बिफोर द एक्सेप्टेंस इज मेड दिस ऑफर कैन बी रिवोक्ड। आप लोग जानते हो एक बार ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाता है, बूम बूम ब्लास्ट, याद है आपको? सर विल्सन ने ये भी कहा था दैट यस, अ लाइटेड मैचस्टिक व्हेन इट मीट्स अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो एक ही चीज हो सकती है, बूम बूम ब्लास्ट इज व्हाट एक्चुअली एन एक्सेप्टेंस इज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, टू एन ऑफर दैट हैज बीन मेड। तो अगर आप दिए गए ऑफर को रिवोक भी करना चाहते हो, आप रिवोक कीजिए। हम ये नहीं कह सकते आपने एक बार ऑफर दे दिया खत्म हो गई बात। आप दिए गए ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, बट कब कर सकते हो? बिफोर द एक्सेप्टेंस इज गिवन। ओके, सो बेसिकली वंस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है, बूम बूम ब्लास्ट, दैट्स इट। तो अगर आप दिए गए ऑफर को रिवोक करना भी चाहते हो, आप दिए गए ऑफर को रिवोक कीजिए, बट बिफोर द एक्सेप्टेंस हैज बीन गिवन। Okay, so 1, offer is communicated to the offeree once he comes to know about the offer. This given offer can be revoked, but when can it be revoked? Before the acceptance has been made. But acceptance कब होता है? देखो, अगर हम फेस टू फेस मिलकर ऑफर और एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो साइमल्टेनियसली ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाता है, वैसे ही टेलीफोन पे भी होता है। बट थिंग्स आर नॉट सच इजी ऑलवेज। ये एक्ट तो कब 1872 में बनाई गई थी, तब थोड़ी ना व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम या इतना आसानी से मिलना, ट्रैवल करना, कम्युनिकेट करना इजी नहीं था। तब कम्युनिकेशन होता था थ्रू द पोस्टल मीन्स। तो हाँ, तो लेटर्स, टेलीग्राम, ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे। तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट इंस्टेंटेनियस कि यहाँ पे मैंने ऑफर दिया और वहाँ पे आपको कम्युनिकेट हो गया ऑफर। इट इज अ प्रोसेस एंड इट मे टेक टाइम, एंड दैट इज व्हाई these sections were introduced when the act came into picture in the year 1872। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने ऑफर को कम्युनिकेट किया है थ्रू द पोस्टल सिस्टम, ओके, या तो फिर आपका एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट हुआ है थ्रू द पोस्टल सिस्टम। तो आज अगर मैंने 1 तारीख को चिट्ठी भेजी है और 5 तारीख को आपको चिट्ठी मिली है, कब ऑफर कम्युनिकेट हुआ है? 5 तारीख को, नॉट 1 तारीख को। जिस दिन ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है उस दिन माना जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ है। बट अब एक्सेप्टेंस की बात है। एज रिगार्ड द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड एज रिगार्ड द ऑफरर व्हेन द ऑफरी इज sending the letter of acceptance so that it is out of his control, and as regard the acceptor when it reaches the offerer. Say for example, 1 तारीख को चिट्ठी आपने लिखी है, 3 तारीख को चिट्ठी मिली है, ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ है? 3 तारीख को, और 5 तारीख को आपने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया है। तो 5 तारीख को जब आपने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया है सो दैट इट इज आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एक्सेप्टर, तब माना जाएगा एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड द ऑफरर, जिसका ये भी इंप्लीकेशन हो जाता है 5 तारीख के बाद ऑफरर अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता है। बट 5 तारीख को आपने एक्सेप्टेंस की चिट्ठी पोस्ट कर दी है, आपको लगता है 5 तारीख को चिट्ठी मिल जाएगी? सपोज चिट्ठी मिली है 8 तारीख को, अब माना जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज रिगार्ड द एक्सेप्टर, एज रिगार्ड द एक्सेप्टर। मतलब 8 तारीख के बाद एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस रिवोक नहीं कर सकता है। अगर एक्सेप्टर को अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है, ही हैज टू सेंड सम चिट्ठी और सम टेलीग्राम और सम अदर मीन्स से उसको कम्युनिकेट करना होगा अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक करने का मैसेज।
so that revocation is communicated before the acceptance. तो ही रिवोकेशन वैलिड होगा, नहीं तो बूम बूम ब्लास्ट. ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया है और अब आपको आपका वादा पूरा करना ही पड़ेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिविजन ऑफ यूनिट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एक मिनट रुक जाओ, मेरे को आप लोगों को ना थोड़ा सा होमवर्क देना है. अच्छा ठीक है. सपोज ऑफर और को 2 चिट्ठियां आई, एक एक्सेप्टेंस की भी और एक रिवोकेशन की भी. रिवोकेशन की टेलीग्राम से आई और एक्सेप्टेंस की सादी पोस्ट से आई. अब सवाल उठता है, क्या एक्सेप्टेंस हो गया है या क्या रेवोकेशन हुआ है? तो लॉ मेकर कहते हैं जो चिट्ठी आपने पहली खोली वही होने वाला है. यूजुअली ऐसा कोई व्यक्ति जो कॉमन सेंस अप्लाई करता है, ऑब्वियसली ही विल ओपन द टेलीग्राम फर्स्ट, बिकॉज यूजुअली टेलीग्राम तब इशू किया जाता है जब कोई इमरजेंसी है. और टेलीग्राम पे तो आपने क्या लिखा है, रेवोकेशन लिखा है. तो ऐसे केस में अगर आप टेलीग्राम ओपन करते हो तो ऐसे केस में रेवोकेशन विल बी वैलिड. और अगर आपने नॉर्मल चिट्ठी पहले ओपन कर ली तो ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया, मतलब बूम ब्लास्ट. तो फिर आपको आपके दिए गए प्रॉमिस को पूरा करना ही पड़ेगा. तो आपके स्क्रीन के सामने मैंने यूनिट नंबर 1 खोला है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आप आपके मोबाइल पे देख लीजिए. यूनिट नंबर 1 आईसीआई के मटेरियल का, यूट्यूब पे जो लेक्चर चल रहा है ना अभी मेरा लाइव स्ट्रीमिंग, उसको ओपन करो. टेलीग्राम पे उसकी लिंक मिल जाएगी आपको. अब ये पूरा यूनिट नंबर 1 हमारा रिवाइज हो चुका है. ठीक है, सुन रहे हो क्या आप लोग? और यूनिट 1 जैसे खत्म होता है ना, इंस्टीट्यूट ने एंड में क्या किया है, उसकी समरी के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए. कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो हमारे लिए रेलेवेंट है. आवाज म्यूट करो, म्यूट. आपको दिख रहा है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको बताओ पेज नंबर 1.31 पे है इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे. अगर आपको लेक्चर ओपन नहीं करना है ना, आप ici.org पे जा सकते हो. स्टूडेंट्स के बाद BOS नॉलेज पोर्टल. BOS नॉलेज पोर्टल पे जब आप जाओगे, आप जाओ स्टडी मटेरियल, CA फाउंडेशन, पेपर 2, सेक्शन A. उसमें आपको ये मटेरियल मिल जाएगा. आपके पास वैसे घर पे इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल ऑलरेडी है. मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए अभी आपको स्क्रीन पे ये बता रही हूँ. तो आपको पेज नंबर 1.31 पे कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे. 1.31 पे देखो आप, देयर आर 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. प्लीज कीप द लेक्चर ऑन म्यूट. 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको? जैसे कि पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, all contracts are agreement but all agreements are not contracts. Comment. फिर क्वेश्चन 2, A sends an offer to B for his second hand car for 1,40,000 with a condition that if B does not reply within a week, he shall treat that the offer has been accepted. Is this a valid offer? Why no? Any offer made with a proposition that the non-reply will amount to acceptance is not a valid offer made. हाँ या ना? बट अगर ये 3 मार्क के लिए सवाल पूछते तो आप ये तो नहीं बोल सकते नो दिस ऑफर इज नॉट वैलिड. नो, यस, डोंट नो, कांट से. गोला गोला वाला नहीं है. समझ रहे आप?
हाँ मैंने तो बता ही दिया है। और क्वेश्चन 3 देखो आप, 1 2 3 आपको करना होगा आज, सिर्फ रीड नहीं करना है, आंसर्स दिए है पीछे, आंसर्स टू द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, आपको रीड नहीं करना है। क्या करना है आपको? बिगर देख। अच्छा आपको तो 2 दिन छुट्टी है ना, सारे 6 सवालों के जवाब लेके आओ। भूल गई मैं, कल नहीं मिल रहा, हम तो डायरेक्टली मंडे मिल रहा है। हाँ तो 10 से 4 है ना, 4 के बाद क्या करोगे? कुछ नहीं, सारे 6 करके आना है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। एनीथिंग नॉट डन विल टेक यू क्लोजर टू डिसम्बर अटेम्प्ट। मैं डिस्कस कर रही हूं ना आप लोगों के साथ, आप टेंशन मत लो। अ कूली इन अ यूनिफॉर्म picks up the luggage of A to be carried out of the railway station without being asked by A and A allows him to do so. ये same example अभी दिया है मैंने यार। Is this an implied contract? तो पूछा है, explain the type. It is an implied type. Obligation of a finder of lost goods to return him to the true owner. Is this a quasi contract? कानून ने इसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाला है कि अब आपको ट्रू ओनर को ढूंढ के उसके गुड्स उसको लौटाने पड़ेंगे। A contracts with B for the supply of 10 tons of sugar, but before the supply is affected, the fire is caught and everything is destroyed. जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, now it ceases to be enforceable. What type of contract it is? Void contract. 3 मार्क का ये सवाल पूछ लेगा एग्जामिनर आपको, तो आपको आधा मार्क टू से व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज एंड आधा मार्क फॉर द एक्सप्लेनेशन। समझ में आई बात? 3 मार्क का ऐसा क्वेश्चन बनेगा, आंसर्स है नीचे मॉड्यूल के, बट हमें चीट नहीं करना है, क्योंकि आप चीट मुझे नहीं कर रहे हो, आप चीट अपने आप को कर रहे हो। सो डोंट चीट योरसेल्व्स। ओके गुड, अच्छे बच्चे हो ना, वर्चुअल बच्चे आप लोग भी ना, डोंट चीट योरसेल्व्स। इज्जत से आंसर्स आपको लिख के आने हैं। आप लोग तो फेस टू फेस किड्स हो, आप लोग बता सकते हो मंडे के दिन आपने जो आंसर्स लिखे हैं, मैं चेक कर लूंगी, टेक द एडवांटेज ऑफ इट। ओके वर्चुअल बच्चों के पास तो ऑप्शन नहीं है, अपना आंसर सजेस्टेड आंसर से कंपेयर करके खुद चेक करना होगा, है ना। शंभू दयाल started self-service system in a shop. Prakash enters the shop, took a basket, and after taking articles of her choice into the basket, reached the cashier for payment. The cashier refuses to accept the price. Can Shambhu Dayal be compelled to sell the articles to Srimati Prakash? No. Why? Displaying goods on a self-service rack with the price tag is an invitation to an offer. Asking to sell the goods is an offer which can either be accepted or can be rejected. State whether there is any contract in the following case. ये तो ऐसे ही आंसर्स डिस्कस हो जा रहे हैं यार। इसका क्या A engages B to do certain work and the remuneration is to be fixed by C. Offer को acceptance मिला है, price is going to be determined by some valuer. It is okay, it's a valid contract. A and B promises to pay for the studies of their maid's son. Social agreement है, domestic है कि commercial है? हाँ, it's not commercial. घर की मेड जो है उसके बेटे के पढ़ाई के लिए ए और बी ने डिसाइड किया कि हम पैसे दे देंगे। इट्स नॉट कमर्शियल। ए टेक्स अ सीट इन अ पब्लिक बस, इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट? पब्लिक बस, जब आप बस स्टॉप पे खड़े रहते हो, बस आती है, आप बैठते हो बस में, इज दिस अ कॉन्ट्रैक्ट? ए अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉमिसेस टू हेल्प हिज फ्रेंड टू फाइल हिज रिटर्न। सोशल है ये, फ्रेंड की मदद करना, कमर्शियल एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। एंड लास्ट, मिस शकुंतला देवी
puts an application to be a teacher in the school. She was appointed by the trust of the school. Her friend who works in the same school informs her about her appointment informally. But later, due to some internal reasons, her appointment was cancelled. Can Shakuntala claim for the damages? No. Why no? क्या बात है, वेरी गुड. तो अब आप सिर्फ एक सेंटेंस में तो जवाब नहीं लिख सकते हो. देखो इंस्टीट्यूट ने जो जवाब दिया है कितनी शिद्दत से जवाब दिया है. नो, शकुंतला कैन नॉट क्लेम द डैमेजेस क्योंकि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. इन द प्रेजेंट केस स्कूल ऑथोरिटीज हैव नॉट पुट एनी ऑफर लेटर इन ट्रांसमिशन. वो तो उसके दोस्त ने इनफॉर्मली उसको बताया था ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो सकता है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली शकुंतला डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती. ये सुनो गाइस, सुनना. ओए मोहित, कैमरा ऑफ हो गया. आवाज आ रही है क्या? ऑडिबल है क्या? सुनो गाइस, आवाज आ रही है. ठीक है ना, आवाज तो आई है ना, तो उनको समझ गया क्या क्या करना है. सो यू आर सपोज टू राइट डाउन. मैं क्या बोल रही हूँ? रीड करोगे या लिखोगे? हमने डिस्कस तो ऑलरेडी कर ही लिया है. सो इट इज योर ड्यूटी टू राइट डाउन दीज आंसर्स. जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी लॉ की नैया पार नहीं होगी. म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो. लास्ट टाइम 50% किड्स flunked because of law paper. Don't let that happen to yourselves. आपके पास आज का पूरा दिन है, लिटरली अभी सिर्फ 1:30 बजे. आज का पूरा दिन है, कल की सुबह जल्दी शाम है, परसों की सुबह जल्दी शाम है, सब है आपके पास. आप 6 जवाब तो लिख ही सकते हो, 2 2 2 2 2. आज 3 लिख दो और बाकी 2 दिनों में आप बाकी के 3 तो लिख ही सकते हो. सो इफ यू प्लान इट यू कैन डू इट. इफ यू डू नॉट प्लान इट it's not going to be done. You need to really plan the day, okay? So, thank you so much. See you all on Monday. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye-bye, virtual students.